तो बैक ऑफ टाइम अगर मतलब पिछले टाइम से बात करें तो 2002 में, और वहाँ पे भी आपको अगर आपके पास परमिशन है तो वहाँ पे भी आप फ्लाइंग कर सकते हैं। बट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आप कमर्शियली फ्लाई नहीं कर सकते। आप कमर्शियली अगर फ्लाई करना है, माइंस स्टेट ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे आर स्विचिंग themselves into drones. So after this, need of type certification, need for type certified drones. So मैं चाहता हूँ मेरे जो को स्पीकर है मिस्टर पार्थ सोलंकी, सो यहाँ से आपको ड्रोन्स के डीजीसीए रूल्स, डीजीसीए टू ईजीसीए रूल्स, ड्रोन के रूल्स को एक्सप्लेन करें। सो पार्थ, यस सर। तो तो मेरी प्लीज वॉइस आपको आप सबको आ रही है ना सर? हाँ आ रही है पार्थ। सो थोड़ा आप रूल्स के बारे में बता दीजिए रिगार्डिंग ड्रोन्स। ओके सर। तो जैसे बात करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस की नीड कब से हुई, मतलब ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन जो वर्ड लगता है उसका नीड कब से हुआ। तो बैक ऑफ टाइम अगर मतलब पिछले टाइम से बात करें तो 2002 में ड्रोन इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया में आई थी। मतलब 2002 से अगर बात करेंगे तो कुछ फॉरेन ड्रोन्स भी थे जो यूज हो रहे थे। तब उन टाइम में बहुत कम नीड हो रही थी, मतलब कम जगह पे यूज हो रहे थे। तो राइट नाउ वो बहुत सारी जगह पे यूज हो रहे हैं। उसके बाद एक 2016 में, मतलब 2016 में एक और नया गवर्नमेंट ने रूल निकाला, क्योंकि ड्रोन से क्या हो रहा था, जो काम हो रहे थे, मतलब गवर्नमेंट के काम या फिर आपके पर्सनल काम जो हो रहे थे, उसके अलावा ज्यादातर इनलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए 2016 में, मतलब 2016 में कुछ सेट ऑफ रूल्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें एक तो चीज हुई थी कि जो फॉरेन ड्रोन्स हैं उनको बैन कर दिया गया था। और दूसरा ऐसा था कि अगर आप कोई भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो साथ में आपका उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जो अभी जो है वो यूआईएन के रूप में हमें मिलता है। सेट उसी चीज को अगर क्लासिफाई करेंगे तो 2016 का जो सेट ऑफ रूल्स आए थे, उसके बाद 21 में भी एक सेट ऑफ रूल्स आए थे, जिसके अंदर उन लोगों ने बोला कि आपके पास जितने भी मेड इन इंडिया ड्रोन्स हैं उन सब में टाइप सर्टिफिकेशन होना चाहिए। टाइप सर्टिफिकेशन मतलब क्या रहता है सर, कि जैसे आपको पता है कि सर आपकी जितनी भी कार्स हैं उसमें एक आपका एक नंबर प्लेट टाइप का जो चिपकाते हैं, वही सेम टाइप ऑफ, बट आपकी जो एनकैप टेस्टिंग होती है, वैसे ही डीजीसीए एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक बॉडी है जो ये सारी चीजें करती हैं। जैसे एन कैप जो आपकी गाड़ी को रेट करता है, वैसे ही डीजीसीए जो होता है वो टाइप सर्टिफिकेशन रेट करता है। तो टाइप सर्टिफिकेशन इंडियन ड्रोन्स को मिलने के लिए शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद उसी के अंदर रेगुलेशन के लिए यूआईएन इंट्रोड्यूस हुए थे। तो यूआईएन क्या है सर? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैक ऑफ द टाइम वो डैन थे, ड्रोन आइडेंटिफिकेशन नंबर। 2021 का जो रूल चेंज हुआ था उसमें उन लोगों ने चेंज करके यूआईएन वाला जो सेशन था उन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अभी जो है वो यूआईएन जो है वो चल रहा है। अभी 25th में भी एक नया रूल लॉन्च हुआ है, वो मैं आपको बाद में बात करता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे, टाइप सर्टिफिकेशन जो है वो आपकी रेगुलराइजेशन के लिए ज्यादातर यूज हो रहा है। उसके बाद में अगर आईबीएम के अंदर बात करते हैं तो बाकी सारी चीजें जो हैं उसमें रेगुलाइजेशन, जैसे सर ने बात किया कि माइंस का रेगुलाइजेशन है, इनलीगल माइनिंग है, ये सारी चीज के अंदर अप्रूवल और ये सारी चीजों के लिए यूआईएन जो है वो ज्यादातर मैंडेटरी है। सर एक ये स्लाइड स्विच करेंगे क्या? मैं स्लाइड स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आप स्लाइड शो कर पाए। जस्ट ए मिनट, ओके 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 सर। प्लीज पार्थ, मैंने स्टॉप कर दिया। यस सर। तो जैसे सर अगर आपको डिस्प्ले दिख रहा है तो ये है डिजिटल स्काई। सो बैक ऑफ द टाइम डिजिटल स्काई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसके अंदर जितनी भी ड्रोन रिलेटेड या फिर एविएशन रिलेटेड जितनी भी चीजें थी
वो सारी चीजें आपको इसके अंदर रजिस्टर करनी पड़ती थी, ड्रोन रजिस्टर होते थे, ये सारी चीजें इसके अंदर होती थी। तो एज पर द नेम डीजीसीए, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल के अंदर जितनी भी चीजें आती है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट फ्लाई हो सकता है, वो सारी चीज की जो मेन बॉडी थी, जो गवर्नमेंट बॉडी थी, वो थी आपकी डिजिटल स्काई, अरे ये डीजीसीए से। तो डीजीसीए के अंदर आप सारी चीजें कर सकते थे, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि इशूड यूआईएन्स हैं, इशूड मॉडल्स हैं। मॉडल्स जो थे, जो कि जितने भी कंपनीज जो हैं, वो जो ड्रोन लिस्ट कर रही थी, उनको मॉडल कहते थे। और उसके बाद आपका यूआईएन आ जाता था। इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इसके साथ में आपका ईजीसीए, जो अभी जैसे मैंने आपको बात किया कि 2025 के अंदर जो नए रूल्स लॉन्च किए गए हैं, उसमें एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ईजीसीए। तो ये भी डीजीसीए का ही पार्ट है, बट इसके अंदर आपको और इनहेंस जो चीज़ें थी वो मिल सकती हैं, जैसे कि अगर आप कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको परमिशन ज़्यादा इजीली और बेस्ट वे में मिल जाएगी। तो ये सारा सेशन है सर। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो पूरा मैप है, बेसिकली ये इंडियन जो टेरिटरी है इसमें काम करते हैं। सो ये जो पूरा आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे क्योंकि जो ड्रोन से उनको रिस्ट्रिक्शन और ये जो सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से किसी पार्ट को हार्म ना हो, इस वजह से ये सारी चीजें की गई हैं। तो आप ये जो पूरी लाइन देख रहे हैं, जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट में दिखाऊंगा, तो ये कच्छ वाला जो रीजन है उसके ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, वो पूरा आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है। फिर आप जितना भी पार्ट ग्रीन देख रहे हैं, वो ग्रीन जोन है। इस सारी मतलब सारे मैप को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक आपका हो गया सर ग्रीन जोन, एक येलो जोन और एक रेड जोन। रेड जोन में आपको फ्लाइंग की परमिशन नहीं मिलती है। ग्रीन जोन और रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन में आपको परमिशन वगैरह मिल जाता है। सर यहाँ पे आप देखेंगे सर, कच्छ वाला जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे सर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। जो डार्क रेड जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। बाकी जितने आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं वो एयरपोर्ट जोन्स हैं। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं सर आप, वो कोस्टल जोन है। कोस्टल जोन में अगर आप मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज हो रही है जो गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आती है, तो वो रेड जोन में काउंट करेंगे ये लोग। अगर आप इसके बाद की नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। जो रेस्ट ऑफ एरिया है सर वो पूरा ग्रीन है। और जो आप रेडपोर्ट एयरपोर्ट की जो मेन स्ट्रिप देख रहे हैं सर, ये वाली ये वाला जो मेन टेक ऑफ लैंडिंग का जो स्ट्रिप होता है सर, वो 5 किलोमीटर का जो पूरा एरिया होता है सर आपका, वो टोटली रेड जोन होता है। उसमें चांसेस होते हैं सर, अगर आपकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ और लैंड कर रही है, उस टाइम में अगर आपने ड्रोन फ्लाई किया हुआ है तो उसके रेडियो में प्रॉब्लम आ सकती है। और सेकेंडरी अगर वो जाके उसके इंजन में ही लग गया, तो इंजन फेलियर के भी चांसेस आते हैं। इसलिए हमने ये जो पूरा मतलब डीजीसीए ने जो पूरा एरिया है वो टोटली रेड जोन में कर दिया है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे फ्लाइंग ना करें, या फिर अगर आपके पास परमिशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्लाई कर सकते हैं। अगर उसके पास में आप देखेंगे तो ये जो पूरा ग्रीन, ये जो येलो जोन देख रहे हैं, वो आपका इनर येलो जोन है। इनर येलो जोन जो होता है उसमें आप फ्लाई कर सकते हैं विद परमिशन, और दूसरी चीज उसकी हाइट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इनर जोन जो होता है उसमें 80 मीटर का आपका हाइट होता है, 80 मीटर से आप अप नहीं जा सकते, और आपको उसके अंदर अगर आपके पास है तो वो परमिशन के साथ में आप फ्लाई कर सकते हैं। और सेम अगर आउटर येलो की बात करेंगे, तो ये जो आउटर येलो है इसमें आपका 100 मीटर का कैपिंग है। 100 मीटर्स के अंदर आप इसका फ्लाइंग वगैरह कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको अगर आपके पास परमिशन है तो वहां पे भी आप फ्लाइंग कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यूआईएन के टाइप क्या है, तो इसके अंदर आपको एक टाइप सर्टिफाइड मॉडल मिल जाते हैं। टाइप सर्टिफाइड मॉडल जो है, जो कि डीजीसीए ने खुद से ऑथेंटिकेट करके आपको जो मॉडल दिए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बात किया कि एनकैप रेटिंग जिस मॉडल को मिल जाती है वो आप काउंट करते हैं कि वो आपका सेफ मॉडल है। तो सेम चीज आपके अंदर इसके अंदर हो जाती है कि अगर टाइप सर्टिफाइड डीजीसीए ने आपको टाइप सर्टिफाइड ड्रोन करके दिया है, तो उसके बाद आप किसी भी एरिया में किसी भी रीजन में आप उसको फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीए जो है वो जो प्रिलिमिनरी स्टेज में आपके जो एड ऑन हो चुके हैं, वो सारे ड्रोन को पीए मिलता है। उसके बाद एक एनलिस्टेड कैटेगरी है,
अनलिस्टेड कैटेगरी इन द सेंस ऑफ कि वो जब बैक ऑफ टाइम में मैंने आपको बात किया कि 2016 में भी एक सेट ऑफ रूल्स लॉन्च हुए थे, जिसमें आपको सबसे पहले मिला था ड्रोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, DAN, डैन। तो ये जो आप देख रहे हैं, उसके बाद जो 2021 में जो सेट ऑफ रूल्स नए हुए, उसके अंदर आपको चेंज मिला, तो आपको डैन से यूआई कन्वर्सेशन मिला था, तो वो आपको एनलिस्टेड में मिल जाएगा। और लास्ट कैटेगरी आती है सर, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी अंदर कौन कौन सी चीजें फॉल करती हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोई नैनो ड्रोन है, मतलब कि 250 ग्राम से कम का ड्रोन है, तो वो आपका नैनो में फॉल करेगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी मतलब कंपनी टाइप का कुछ चीज है और आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए कुछ चीज यूज करनी है, कोई ड्रोन फ्लाई करना है, तो आपका जो है वो मॉडल यूआईएन बनेगा, मॉडल यूआईएन। सो वो सारी चीजें आपकी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के साथ में जा सकते हैं। बट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आप कमर्शियली फ्लाई नहीं कर सकते। आप कमर्शियली अगर फ्लाई करना है तो एक ही जो आपका टाइप सर्टिफाइड मॉडल है या फिर टाइप सर्टिफाइड ड्रोन है, वही आप फ्लाई कर पाएंगे। तो ये है सर, यहाँ तक आपका सेशन जो है, इसमें आपका टाइप सर्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा किरण सर से कि आप नेक्स्ट जो है वो ज्वाइन अप करें सर। या सो थैंक यू सो मच पार्थ सर। तो यहाँ से मैं अगेन फिर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सो लाइक thank you so much for detailing us regarding the rules and norms of DGCA, EGCA, and making us understanding regarding the requirement and importance of UINs. सो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सारे रीजंस हैं, यही सारे मतलब ये एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात की है। सेफ्टी नॉर्म्स हो गए, कॉस्ट रिडक्शंस हो गया, और एफिशिएंसी हो गया, मतलब एक्यूरेसी हो गई। इन्हीं सारों को कंसिडर करते हुए सारे स्टेट ऑपरेटिंग माइंस, स्टेट ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे आर स्विचिंग देमसेल्फ इनटू ड्रोन्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिखे हैं विच आर रिलेटेड टू माइंस हो गया, आपका एएसओ हो गया, एएसआई हो गया, मतलब आपका एसओआई हो गया, तो जो ड्रोन्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। सो द स्टेट्स लीडिंग द इनिशिएटिव दैट इज उड़ीसा में ओरसैक ऑपरेट करता है, दैट इज उड़ीसा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। वहाँ पे टाइप सर्टिफाइड ड्रोन यूज करना मैंडेटरी इफ यू टेक एनी foreign made drones, they won't approve. So here in Odisha, unless you have type certified drones, you are eligible to submit the project reports. Then comes Rajasthan. Rajasthan ने भी recently अपने ड्रोन्स को मतलब उन्होंने पुश किया है ताकि ड्रोन्स को ही हम यूज किया जाए, और इंडियन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स को ही हम यूज करेंगे इन फॉर दैट माइंस पर्पसेस। झारखंड ने भी ऑलरेडी इस रूल को लागू करना चालू कर दिया फॉर ऑल द कोल एंड माइनर मिनरल्स के लिए, मिनरल सर्वेइंग के लिए। And then comes Madhya Pradesh and Maharashtra. They have adopted drone technology for mining and land use mapping projects as well. So Madhya Pradesh and Maharashtra में जो भी land records को भी records के भी जो काम आ रही है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ड्रोन से ही यूज हो रही है। देन कम केरला। केरला में सारे माइंस में तो ड्रोन यूज कर हो रही हैं ऑलरेडी, एंड नाउ केरला से बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है कि लाइडार वाले ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। So this is how all the like these many states are like in lineup itself कि ड्रोन को हमने बूस्ट किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को ही वो अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड देयर आर मेनी अदर स्टेट्स हु आर yet to commit this thing कि ड्रोन को ही माइंस में और बाकी सारे सेक्टर्स में हम मैंडेट करें। सो सून बाय 26 और 27 बाकी स्टेट्स भी इसी में जुड़ जाएंगे। So that is what the information which as I have right now with me. Then comes regarding the outputs, जो भी ड्रोन आप यूज कर रहे हैं सर्वेइंग में, so सर्वेइंग सेक्टर में, if you fly the drone and if you process the data, whichever the software it might be, so ये सब हमारा मतलब ड्रोन्स के कॉमन आउटपुट्स रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट्स आर दी बेस आउटपुट्स, जहाँ पे ऑर्थोमोसेक मैप्स है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, डीईएम जिसमें डीएसएम एंड डीटीएम है, पेड़ को ऑब्जेक्ट्स को निकाल के दैट इज डीएसएम,
मतलब उनके साथ दैट इज डीएसएम। अगर आप पेड़ को कंसिडर कर रहे हो, बिल्डिंग्स को कंसिडर कर रहे हो, दैट विल बी योर डीएसएम। अगर आप पेड़ को मतलब बिल्डिंग्स को अगर हटा के जस्ट ग्राउंड लेवल वैल्यूज को आप मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हो, दैट बिकम्स योर डीटीएम, डिजिटल टेरेन मॉडल। देन कम्स 3D मॉडल, आपके माइंस का 3D मॉडल, आपके स्ट्रक्चर का मतलब पूरे एंटायर साइट का अगर 3D मॉडल भी बन के आ जाता है। देन कम्स पॉइंट क्लाउड। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फोटोग्रामेट्रिक पॉइंट क्लाउड, मतलब मैं बोल सकता हूँ देर इज डिफरेंस बिटवीन फोटोग्रामेट्रिक पॉइंट क्लाउड एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन LiDAR पॉइंट क्लाउड, but the output format is same. Similar thing is output format. So photogrammetric कैमराज जो है वो बेसिकली पिक्सेल्स टू पॉइंट्स को मतलब पिक्सेल्स को पॉइंट्स में कंसिडर करते हैं, एंड दोज पिक्सेल्स बिकम योर पॉइंट क्लाउड। तो लिडार में क्या है कि वो डायरेक्टली क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स नीचे जमीन पे छोड़ देता है एंड रिसीव बैक करता है, सो इट बिकम्स योर पॉइंट क्लाउड। सो एज कम्पेयर टू फोटोग्रामेट्रिक कैमरा, तो लिडार के पॉइंट्स और भी डेंस होती है, और भी ज्यादा डेंस होती है। तो दैट इज जस्ट दिस डिफरेंस जो लिडार और फोटोग्रामेट्रिक ड्रोन के बीच में है। एंड द कॉमन आउटपुट इज दैट इज पॉइंट क्लाउड। इन्हीं पॉइंट क्लाउड के ऊपर आपका डीएसएम बनता है, डीटीएम बनता है, फिर ऑर्थोमोसेक बनता है, 3D मॉडल बनती है। सो पॉइंट क्लाउड इज द बेस आउटपुट ऑफ ऑल द फोटोग्रामेट्रिक ड्रोन्स। सो इन्हीं पॉइंट क्लाउड के बाद हमारा वेक्टर डेटा आता है, जिसमें आप एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, प्रोफाइल्स निकाल सकते हो, सारे एरियल इमेजेस पे कंटूर्स निकाल सकते हो अपने इंटरवल्स के अनुसार, 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, आपको जैसे चाहिए। मतलब आप कंटूर पे भी आप मेजर कंटूर इंटरवल्स और माइनर कंटूर इंटरवल सेट कर सकते हैं आपके अनुसार। देन कम्स ग्रिड पॉइंट्स, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, आपको जैसे चाहिए अपने साइट के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आप ग्रिड पॉइंट्स निकाल सकते हो। फिर मेजरमेंट सच एज एरियाज हो गया, क्वांटिटी कैलकुलेशंस हो गई, डिस्टेंस हो गई, मेजरमेंट्स हो गई, पॉइंट्स मार्किंग हो गया, ये सारे वेक्टर डेटा जो है आप अलग से डीएक्सएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो देर इज नो डिफरेंस ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स। ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स में भी आप नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क करते हैं, उसको सीएसवी में निकालते हैं, डीएक्सएफ में निकालते हैं, तो शेप फाइल में निकालते हैं। द सेम फॉलोज विद द ड्रोन एज वेल। आप जब ड्रोन के आउटपुट में आप अगर ड्राइंग और डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, सो वो आप डीएक्सएफ में निकाल सकते हो, सीएसवी में निकाल सकते हो, एसएचपी, केएमएल, पीडीएफ, ऑल दिस फॉर्मेट्स। सो जिन सॉफ्टवेयर में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, उन्हीं सॉफ्टवेयर में आपको आउटपुट ड्रोन भी दे सकता है। सो यहाँ पे आपको बार बार सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर स्विच करने की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मतलब जिन सॉफ्टवेयर में आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स के साथ हो, उन्हीं सॉफ्टवेयर में आप ड्रोन का डेटा भी जोड़ दो। सो द थिंग विच यू हैव टू बी ट्रेन्ड फॉर इज फॉलोइंग एसओपी फॉर ड्रोन सर्विस, कि कैसे हमें ड्रोन फ्लाई करनी है, कहाँ पे हमें कंट्रोल पॉइंट्स मार्क करनी है, और कैसे हमें डेटा गैदर करनी है, और उन डेटा को कैसे हमें स्टिच करवाना है बाय यूजिंग एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। एंड उन सॉफ्टवेयर के आउटपुट से हम एक्सपोर्ट करके वो सॉफ्टवेयर के आउटपुट को हम ऑटोकैड में कैसे लाएं, क्यूजीएस में कैसे लाएं, आरजीएस में कैसे लाएं, ऑटो प्लॉटर कैसे यूज करें, 3D ई सर्वे कैसे यूज करें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आउटपुट, कि कौन सा आउटपुट आप किन सॉफ्टवेयर में खोलना चाहते हो। So all output would be easily available through drone survey as well. So drone survey is not a rocket science. So drone survey आपका सारा काम आसान कर देता है, and getting all these outputs as similar which you are using for the traditional equipments as well. So थैंक यू सो मच। मतलब यहाँ तक हमने मतलब मेजर जो ड्रोन की रिक्वायरमेंट है इन दिस सर्वे एंड मैपिंग इंडस्ट्री, इस रिक्वायरमेंट के साथ मतलब हम और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और जो सॉल्व हो रही है उन्हीं सिनेरियो को डिस्कस करने का ये आज हमारा मीटिंग का एजेंडा था। एंड दिस मीटिंग हैव बीन हेल्ड बाय सर्वेयांश टीम विद पार्टनर विद द मेगाट्रॉनिक्स विजन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो यहाँ पे मतलब एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज डन, कि हम इस मीटिंग के साथ क्या क्या नॉलेज आपको पास ऑन करना चाहते थे, दैट इज ड्रोन्स किन किन सर्वेइंग ड्रोन्स के रिलेटेड किन किन सेक्टर में यूज हो रही है, रूल्स एंड नॉर्म्स क्या है ड्रोन्स के, और ये डीजीसीए, ईजीसीए और यूएन्स का मतलब क्या है, और ड्रोन किन एप्लीकेशंस में यूज हो रही है, किन इन सारे एप्लीकेशंस में किस तरीके से ड्रोन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज व्हाट these 5 key points we wanted to discuss and give message to all of our registrars today and subscribers today. So I hope we have reached your messages. So यहाँ पे क्वेश्चंस की बात है, अगर सर मतलब टीम आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप अभी मतलब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप रेजिंग हैंड्स कर सकते हैं, आप अपने माइक्स को अगर एक्सेस कर पाएंगे तो मैं क्वेश्चन सुन सकता हूँ। पार्थ सर, एक्सेस माइक का हमने दिया है। हाँ सर, सबके पास एक्सेस तो है।
सो सिर्फ आप मतलब नीचे आप फोन से कनेक्ट करें तो आपके नीचे वाली बार पे एक माइक का आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप रेज कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप में हैं तो आपके अपर एंड पे एक माइक का आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे नहीं नहीं तो नहीं नहीं, वो। मिस्टर मानव सर, सर आपने हैंड रेज किया है, वी हैव अनलॉक्ड योर माइक, आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। Hello, sir. Is it audible? या Sir, so I was asking that I have a DJI drone, Mavic series drone, ओके and is it possible to do like photographic survey with that drone? सर फॉर विच डिपार्टमेंट, लाइक आप सर्वे तो शायद कर No, no, सकते हैं लेकिन no. Before that, na, I used to have Mavic 2 Pro, so I have done some work with some other architect guy to survey the land and all, to set the waypoint and capture the photo and stretching them. And so currently, I'm having a Mavic 3 Pro. I normally do a shooting work, like photography work and all, but I'm looking into this because I build my own drone also. I build my FPV drones and all. That's why I'm looking into this. That's why I'm asking you. And I have attended this webinar. This is very helpful, sir. Okay, thank you so much, Manav. But let me make it clear, Manav, for commercial purposes, if you are using DJI drone, Okay. I suggest you not to use foreign-made drones for this commercial purposes. Yeah, So, yeah, so, so in majority, so I'll tell you, like, if you check out in the market, there is no official um, selling stores or selling showrooms for the there is DJI. Because no. I got my drone from like a via contact and all. so basically, if you are using for photography and for videography for your personal concerns, then if it is then it is no, like nothing with it. Okay, So, okay, but if okay, you are using it for commercial purpose, we suggest you not to. okay. So Sure, sir. Thank you. yes, सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि सर का sure. क्वेश्चन था कमर्शियल पर्पस के लिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बट सेम चीज़ अगर आप सिर्फ फोटो और वीडियो के लिए यूज़ करना चाहते हैं, योर पर्सनल यूज़, ओनली फॉर पर्सनल यूज़ सर, आप उसमें आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट आप Yes, कमर्शियल यूज़ so करना I get चाहते the हैं तो message. वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। Yes, absolutely. और So, सेम Manav, सेम चीज सर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया सर कि वो जोन वाइज कैटेगराइज्ड है, तो ग्रीन जोन में आप यूज कर सकते हैं, येलो में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और रेड जोन आपका टोटली प्रोहिबिटेड जोन है सर, उसमें आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे। Okay, sir. so Manav sir, if your doubt is clear, then you can like you can unraise your hand, Okay, and sir. yeah, thank you. So next is Pramod sir. Yes sir, please, we have allowed your mic. If you have any questions, please ask. Hello. सर अगर आप यूज नहीं कर पा रहे माइक तो आप आपका जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, तो आसपास में कहीं आपको चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। Hello sir, how do I do 150 hectares area survey in easily contour and topography in survey and drone? So basically, I would like to let you know, sir, like we are a drone manufacturing company as well as like we are like we are civil equipments manufacturing company. We manufacture drones, we manufacture DGPS, we also are the developers of photogrammetric software. So if you have any questions related to product, if in case, so you can directly like our sales team will directly reach you out, sir. Apart from product related questions, if you have any general questions regarding survey or the problems you are facing on survey field or the problems you are while you're facing processing part, you can definitely ask me the questions related to those, because the meeting which we held today is to like enlighten the knowledge to everyone regarding the survey part and clarify the doubts of the people who were attending this meeting. So let's clarify those doubts. And if you have any product related queries, sir, you can just drop down your number, mail, company details. We would definitely get back to you. Hello. Hello? Sir, is it audible? Yeah, it's audible. Okay, sir. I'm Manav again, sir. Sir, I wanted to ask if you can display your drone products on this webinar. You can check that out.
and you can explain little bit about that. That would be very helpful, sir, if possible. Manav, your voice is not audible. Would you please again, please pardon me? Sir, is it audible right now? Yeah, please. Hello. Sir, if you can display Mm-hmm. your drone product on this webinar, that would be very much helpful to understand your product and further think about it. If you can just show us something like explain a little bit and display your surveying product regarding drone and all, please, if possible. Sir, our team will personally call you regarding the product demonstration or product related queries. So Okay. here we have dropped our drive link where you can check our product brochures as well. Okay. So Okay. आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमारी टीम जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी. So Sure, meanwhile, sir. yeah, please. Meanwhile, we have dropped a link below in chat box uh, regarding all of our product brochures. Thank you, sir. Thank you so much. Which software we can use to process a very big area, sir? If it is like if you have a very big data, so I suggest you go for cloud-based photogrammetric software. So there are enough softwares out in the market where are system-based softwares and cloud-based software. If you go through system-based software, then it will limit your processing area. तो सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप 3-4 हजार फोटो से ज्यादा अगर आप प्रोसेस करते हो तो आपका बार बार सिस्टम क्रैश होने लगता है. So to avoid these kind of problems, you can either go for a cloud-based photogrammetric software. What about 3D elevation of building or any other structures, and what will be the accuracy, and can it be done in one go? So, so can it be done in one go? It depends upon the area and depends upon the infrastructure which you are planning for, sir. So when it is about elevation, so when you are expecting accuracy in whether it is 3D, whether it is 2D, so you have to mark control points on ground, sir. Whether it is RTK drone, PPK drone, or lidar drone. Unless you mark GCP, there will be no real truth value. So if you mark GCPs, there is a real truth value on the number of GCPs. On the reference of GCPs, we सर्वे दी डेटा मतलब फोटो प्रोसेस होती है. सो आपको आपका भले 3D सर्वे हो या 2D सर्वे हो, वी सजेस्ट यू मार्क जीसीपीज फॉर द एक्यूरेसीज. एंड जहां तक बात आती है कि जेड की, सर, सो इफ इट इज फोटोग्रामेट्रिक डेटा, देन जेड का एलिवेशन जो है समवेयर अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है. डिपेंड्स अपॉन विच कैमरा यू आर यूजिंग, विच ड्रोन यू आर यूजिंग. What about attachments for agriculture use? Are you supplying agriculture? No, sir, we don't supply anything in agriculture. But if you are in agriculture field also, if you plan to use any surveying regarding drones, then you can definitely contact us. In high vegetation areas, which drones to be used, photogrammetry or lidar? Sir, basically, I whatever the photos has been captured, मतलब फोटो में क्या कैप्चर हो रहा है, डेफिनेटली इट इज कैप्चरिंग इमेज, इन मतलब पेड़ वगैरह का इमेज कैप्चर कर रहा है. एंड लिडार व्हाट इट डज, मतलब लिडार जो पॉइंट थ्रो करेगा वो भी पेड़ और पत्तों पे भी पॉइंट थ्रो करेगा. तो द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन लिडार एंड फोटोग्रामेट्रिक ड्रोन, आप अगर मतलब फॉरेस्ट एरिया में भी जाते हो, इवन दो इट इज लिडार, सर, नो equipment can guarantee you 99% level of accuracy इन फॉरेस्ट प्रोन जोन एरिया. तो अगर हाँ थोड़ा बहुत पेड़ है, थोड़ा बहुत मतलब बिल्डिंग है, तो वहां पे आप फोटोग्रामेट्रिक कैमरा से भी आप काम निकाल सकते हो, लीडर से भी काम निकाल सकते हो. व्हेन इट इज फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया, मतलब वहां पे पॉइंट्स थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, मतलब देयर इज नो डिफरेंस. सो वहां पे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 19-20 का डिफरेंस रहेगा. मतलब लीडर में क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जमीन में टच कर सकते हैं, उसके चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोटोग्रामेट्रिक ड्रोन. दैट्स इट. तो आप अगर मेरे को जनरली डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आई सजेस्ट, if you are expecting higher results, higher accuracy and higher data, then you go for lidar. अगर आपका काम निकल सकता है with photogrammetry, then always you better choose photogrammetry first instead of going for lidar, because lidar is definitely, again, it's a higher side of investment. What could be a solution to initiate a survey in flood affected zones and similar terrains where placing a GCP is quite challenging? Because in my case studies, placing a GCP is quite tough. So in this situation, sir, what you can do is at least you can try placing GCPs nearby area. Matlab, till you access the points, until you access the location, you try placing till there, and rest if you leave also, that wouldn't bother much in your results. So try placing the control points as far as you can reach. If it is done,
like limited control points can also perform very good when you have PPK kind of drones or PPK or lidar kind of drones. Could you please list out the India RTK drones? So generally in Indian manufacturing, RTK drones people avoid to suggest even because RTK is totally depend upon real time connectivity. So मैं बता दूंगा जनरली क्या है कि आरटीके अभी आप डीजीपीएस की मान के चलो अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते हो तो डीजीपीएस में कम्युनिकेशन लॉस्ट होती है। तो डीजीपीएस में क्या है कि वो तो ग्राउंड इक्विपमेंट है मतलब कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाए तो आदमी क्या है कि वहां पे रोक के वापस भी आ सकता है फिर रिकनेक्ट कर सकता है नहीं तो पीपीके में स्विच करके पीपीके में भी काम चालू कर सकता है। बट इट इज नॉट द सिमिलर केस विद ड्रोन्स। अगर आरटीके ड्रोन्स इंडिया में बनेंगे तो जनरली क्या है कि कम्युनिकेशन लॉस के प्रॉब्लम ज्यादा होती है सर आरटीके ड्रोन्स क्योंकि ड्रोन क्या है कि उड़ने वाला इक्विपमेंट है। अगर तो रियल टाइम में वो फोटोज को जियो टैग कर रहा है बेस के साथ कनेक्ट रह के। तो मान के चलो जहां जहां पे भी वो फोटो कैप्चर कर रहा है वो जियो टैग करते हुए जा रहा है। अगर मान के चलो कहीं पे भी कम्युनिकेशन लॉस्ट होती है तो ड्रोन क्या है कि रुकेगा नहीं वो तो कंटिन्यू फ्लाई करते रहेगा। सो जो भी फोटोज कैप्चर होंगी एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन लॉस्ट वो सारे फोटोज क्या है कि जियो टैगिंग नहीं होंगे। सो जब आप डेटा प्रोसेस करोगे तो पूरा डिस्टॉर्टेड रिजल्ट आएगा। सो दैट इज द रीजन पीपल जनरली सजेस्ट नहीं करते हैं कि सर आप आरटीके में जाओ। पीपीके क्या है कि आप आरटीके में जा भी रहे हो ना हर 3 किलोमीटर हर 4 किलोमीटर डीजीपीएस के रेंज के अनुसार आपको बेस चेंज करते रहना पड़ेगा। बट पीपीके ड्रोन्स इंडिया में ज्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पीपीके क्या है कि 60 किलोमीटर का रेडियस का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक जगह पीपीके सेट करो बेस अपना काम करेगा। ड्रोन ड्रोन में जो पीपीके कैमरा लगा हुआ होता है वो इंडिविजुअली अपना काम करेगा। तो 60 किलोमीटर तक आपको बेस चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको जितना मन चाहे फ्लाई कर लो। सो पीपीके जितना फ्लेक्सिबिलिटी देता है आरटीके बिल्कुल नहीं देता है। बस आपका यहाँ पे काम क्या हो रहा है मतलब डीजीपीएस से आपने डेटा ले ली ड्रोन से आपने फोटोज वाला डेटा ले लिया सॉफ्टवेयर में बैठ के फोटोज को जियो टैग करा यही काम है। आप ये काम को अवॉइड करने के लिए आरटीके ड्रोन देख रहे हो तो बेसिकली आरटीके ड्रोन क्या है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के चलते फोटोज जो भी कैप्चर होंगे वो जियो टैग नहीं हो पाएंगे। तो फिर अगेन आपको रीफ्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रीफ्लाई कर रहे हो बेस शिफ्ट कर रहे हो अगेन आपको वो सारा चीज चेंजेस करना पड़ेगा फोटोज में भी। तो दैट इज द रीजन आरटीके ड्रोन्स इंडिया में कोई सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर मैन्युफैक्चर करते भी हैं आई पर्सनली वोंट सजेस्ट फॉर आरटीके ड्रोन्स स्पेशली। How many images we will get for 100 hectares of survey area considering 80% as an overlap? So 100 hectares के लिए it might it differs sir because camera to camera which differs. अब if I supposedly consider GoPro as a camera, GoPro का क्या है कि 90 degree area of मतलब visibility है. So it can cover up if you are flying up to 80 hectares 80 like 80 meter altitude supposedly. So 160 नीचे कवर कर लेता है almost double. So it depends upon height, it depends upon overlap, it depends upon camera's visibility. So on an average आप मान के चलो somewhere around 300 to 400 फोटोज तो हो ही जाती है या उससे ऊपर भी हो सकती है। सो मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ समवेयर अराउंड 450 500 के आसपास भी हो सकती है। ओवरलैप ज्यादा दे रहे हो तो कम ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड सर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैमरास विजिबिलिटी हाइट एंड ओवरलैप ये तीनों का इन तीनों को कंसिडर करके हम एक एवरेज बोल सकते हैं। बट राइट नाउ द एवरेज व्हिच आई वुड बी सेइंग इज 450 to 500 समवेयर अराउंड आ सकता है। Multispectral and thermal camera, but if you want to see the crop health you can use Geo Workspace. We give how to convert how to survey and drone LBS and Rhinex data fast proceed to cloud. सो इस सवाल के लिए सर हमारी टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी हाउ कन्वर्ट टू सर्वे एंड ड्रोन एलबीएस एंड राइनेक्स डेटा फास्ट प्रोसेसिंग टू क्लाउड। तो बेसिकली हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है दैट इज पीपीके सॉफ्टवेयर बाय दैट पीपीके सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट द डेटा। सो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो हम पर्सनली वी विल डिस्कस विद यू। Does the software approved by volume or area calculation by IBM? Yes, so currently we are like our consultancies. There are very big consultancies who are using our drones, and they are submitting our data to IBM directly. So that is the reason I can confidently say yes. IBM entirely the results provided by the survey have like always been approved. Like all of our major customers are using uh, survey and drones for IBM. SOI, ASI, NHAI, irrigation, and all these kind of departments.
are we able to see the drone photos simultaneously in controller when drone is capturing the photos in air? So it depends upon which drone, sir, like which drone you are using. So if you ask about surveillance drones, then no, you can't see the real photographs, whichever the photographs it is capturing by the drone itself and directly controller itself. You can't see the photos, but you can see the number of counts where an all drone have captured the photos and where is the live location of the drone. You can see that part, but you cannot see what like where an all drone captured the photograph. No, sir. Basically, is it possible to determine the ground elevation at a depth of approximately 5 to 10 meters below water level in DTM data, typically within the sump area in an open cast mine? So I'll tell you, sir, like drone will give you data till the water level. Under the water level, it won't give you any kind of elevation. So for that, the elevation is always minus. So wherever the water it is, it will never consider the water. It will never give the data under the water. So till water, it is give you surface level. Can a LiDAR drone be used in photogrammetry and other surveying? Please name a few models to opt for under 20 lakhs if you can. So I would like to tell you, sir, like we are launching our own drone, Mr. Ankit. We are launching our own drone, LiDAR drone. So with which we are also giving 26 uh, megapixel of camera also, so that you can shoot videograph. Sorry, so that you can capture the photos, you can capture the LiDAR as well as you can have real-time view also. So for this, our team will directly contact you, sir, and give you details in brief. Can we combine the data acquired by total station or DGPS with drone data for get accuracy in shadow area under trees? Sir, in software, it depends upon the software which you are using. If you have already collected the points, for example, total session, you might have considered the point by local points. So instead of giving local points X, Y, Z, you place a base there. On the same base, you give your total session base also same, and then you enter the base which you got by मतलब आप एक जगह base setup कर लो, उस बेस का आप एक्स वाई जेड नोट कर लेना, फिर वहां पे सेम लोकेशन का आप टोटल स्टेशन सेट कर दो, वो जो एक्स वाई जेड आपको बेस से मिला है वो डेटा आप टोटल स्टेशन में एंटर कर लेना, तो उसी एक्स वाई जेड के अनुसार आप पॉइंट्स कलेक्ट करना, तो यहाँ पे आपका टोटल स्टेशन जो है वो डीजीपीएस की तरह ही काम करेगा, तो उसी बेस पे आप पॉइंट्स ले लेना। अगर आप तो टोटल स्टेशन के डीजीपीएस और टोटल स्टेशन सिमिलर के अनुसार यूज करना है, तो आप वैसे पॉइंट ले लेना। पॉइंट लेने के बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हो, उन पॉइंट्स को आप सॉफ्टवेयर में एंटर कर लेना, एंड कंसिडरिंग दोस पॉइंट्स आपका फोटोग्रामेटिक सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस करके आपको दे देगा। नो वरीज मिस्टर राम। हाउ टू सेलेक्ट पीपीके ड्रोन्स फॉर फ्लाइंग? सो देयर आर एनफ पीपीके ड्रोन्स इन द मार्केट सर। पीपीके बेसिकली पीपीके जनरली उसका खुद का एक एंटीना आता है सर कैमरा के साथ, जो बेसिकली जीएनएसएस डेटा रिकॉर्ड करता है। सो आप कैमरा देखोगे तो उसका एंटीना देखोगे तो आप पहचान जाएंगे दिस इज पीपीके कैमरा। Is the type certification mandatory for doing survey in private industry? Depend upon the industries, sir. Depend upon the industries, but if you use type certified drones, then nobody would ask your nobody would uh, generally interrupt you. But if you are using type certified drone, you are in a safe zone, because whichever the commercial project it might be, nobody can involve and nobody can stop you if you are using Indian drones. If it is any foreign-based drone, then any local authorities can take your drone into custody. If you want to be safe, secured, and have a happy survey, then you always go for type certified drone. In monsoon season, which limitations in drone surveying? Sir, I'll tell you. In monsoon season, you shouldn't fly the drone, because it's not because drone is waterproof or not. It's not because of drone can sustain water or not. It is because of camera. If camera's lens is covered with photo, like entire water droplets, if camera's lens is covered with fog, then even though if you fly, there will be of no use. There will be no data which you can see. So that is the reason people generally avoid flying the drone in monsoon seasons. That's it. So still, if anyone have any kind of questions, people can ask us, because by 4:30 we are just winding up the webinar. So still, if you have any doubts, you can please ask us, sir. Kiran sir, can you give us the information about our LiDAR drone to the customers? Sure.
Just a minute. So people, if you have any questions, you can still ask us. Meanwhile, I would also introduce you our the next drone which we are launching soon by this September, by end of this September. The drone would be having like it is Surveillance V1 Pro. So Surveillance V1 Pro would be basically our lidar drone. So basically it is हायर वर्जन ऑफ द ड्रोन, मतलब जो बड़े बड़े पेलोड्स जो हैं, इट कैन टेक it can lift those higher payload drones. So this is multi-router drone which we are launching, and this drone would be like flying capacity would be 40 to 45 minutes, and this drone can carry a payload of up to 6 to 8 kilograms. And safety features for this drone is it is unidirectional radar based obstacle detection in front, and dual compass and dual GPS for reliable positioning data. And इसके साथ हम लोग ऑप्टिकल बेस्ड पोजिशनिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं, मतलब कैमरा बेस्ड पोजिशनिंग और लैंडिंग फीचर्स भी दे रहे हैं. फर्स्ट पर्सन FPV वीडियो ट्रांसमिशन भी दे रहे हैं, रियल टाइम वीडियोग्राफी भी आप देख सकते हैं अपने कंट्रोलर में. ऑटोमेटिक रिटर्न टू होम व्हेन इट इज लो बैटरी हो या जब ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम आ जाएगा. विंड रेजिस्टेंस जब है ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम आ जाएगा. कम्युनिकेशन लॉस जब हुआ है ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम आ जाएगा. एंड व्हेन इट इज हायर विंड रेजिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम आ जाएगा. And basically the payload would be lidar payload, which is ours only, and payload weight would be somewhere around 950 grams, and data storage payload के साथ जो आएगा which is 256 GB, and field of view जो है payload का that is 70 degrees, and maximum return. So basically 3 returns वाला lidar है इसमें. In first return it can throw up to 2.4 lakhs points. In second return it can throw up to 4.8 lakh points. In थर्ड रिटर्न इट कैन थ्रो अप टू 7.2 लाख पॉइंट्स. सो आप नोट डाउन कर सकते हैं जिनको इंटरेस्टेड है इन लिडार. एंड ये ट्रिपल फ्रीक्वेंसी GNSS के साथ आ रहा है विद 5 हर्ट्ज, एंड IMU फ्रीक्वेंसी वुड बी समवेयर अराउंड 500 हर्ट्ज. इसके साथ 26 मेगापिक्सल का हम कैमरा भी दे रहे हैं ताकि आप रियल टाइम में फोटोज भी कैप्चर कर पाओ फॉर माइंस जैसे लोकेशंस के लिए. आप रियल टाइम में लिडार भी आप यूज कर पाओ और रियल टाइम में आप सर्वेलेंस वाला कैमरा भी यूज कर पाओ. सो दिस ड्रोन वुड बी 3 in 1. एंड इसके साथ हम लिडार का पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं जिसमें कलर्ड पॉइंट भी जनरेट हो सकता है और 3D मॉडल भी आप बना सकते हैं और ऑर्थोमोसेक भी आप इससे जनरेट कर सकते हैं. So this is all about drone, and this drone which is directly competitor of entire drones which are available in the market. I don't want to name any brand, any as such brand. And this drone we are launching it at the price of 28 lakhs, but initial early bird customers और हमारे पुराने customers के लिए basically we are giving the same drone 14% discount पे we are launching the same drone at 24 lakhs. So this is Indian made drone with entire all the features and with all the like current market में जो features की requirement है उन सारे features के साथ हम इस drone के साथ launch कर रहे हैं. So this drone would be launched by October. September से basically हम लोग demonstrations start कर रहे हैं. So if you people are interested in lidar drones, you can just mention your name, number. Our team would directly contact you कि इसका demo कैसे ली जा सकती है, and इसको drone का prototype पे हम काम कर रहे हैं तो demo हो जाएगा. So people just mention your details below. Whomsoever who are interested in lidar drones, photogrammetric drones, DGPS, GNSS, photogrammetric software, or people, our sales team people would directly contact. So team, we are just winding up this entire webinar within 15 minutes. As promised, we will wait for 4:30. Still you have any questions, please drop down your questions. Still you want to directly interact with Surveillance team, you can drop down your numbers, your mails, your company details. Our Surveillance team or Megatronics team would directly approach you, directly talk to you, consider your concerns, have an online meeting, have an on-site demonstration, and whatever the best possible solutions to be provided by our end, we would definitely make sure we would do this. Like we would be giving justice on this thing. सर जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कितने रूल्स अवेलेबल हैं ड्रोन फ्लाइंग के लिए इंडिया में. तो मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूँगी सर. 3 सेट ऑफ रूल्स बने थे 2016 में, 2021 में और लेटेस्ट रूल जो बने हैं 2025 में.
तो ऐसे 3 सेट ऑफ रूल्स अभी तक बन गए हैं, जिसके अंदर अगर फॉरेन ड्रोन्स हैं तो फॉरेन ड्रोन्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते। मतलब इंडिया में अगर फॉरेन ड्रोन्स फ्लाई करने हैं तो वो थोड़ा सा बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। दूसरा, आप टाइप सर्टिफाइड यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर टाइप सर्टिफाइड के साथ में जाना चाहें तो उसके साथ में आपको एक पायलट भी असाइन करना पड़ेगा। एक आरपीटीओ से प्रॉपरली ट्रेंड और सर्टिफाइड पायलट होना चाहिए, और ये टाइप सर्टिफाइड ड्रोन होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे सेट ऑफ रूल्स जो हैं, जो मैंने अर्लियर स्टेज में भी आपको एक्सप्लेन किए थे, वो सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप डीजीसीए की वेबसाइट पर जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। 3 सेट ऑफ रूल्स अभी तक लॉन्च हुए हैं, उसके अंदर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। So people, if you don't have any questions, so we will be just winding up the meeting. So if you don't have any questions, then you can drop off the call. Thank you so much everyone for attending the webinar. So if you don't have any questions, then people can just drop off the call one by one. Or people, if you have any questions, you are definitely you can just uh, text your questions in the chat box, message your questions in the chat box. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Vinay Joshi, sir, and thank you for entire Prime Meridian team. Thank you so much. I hope this session was very good for you. We gave very good insight and knowledge regarding this entire industry. Thank you so much, sir. Yes, sir. Please, we would be sharing.